हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज ऑफिसर में। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामीण चिकित्सा के मॉडल पेपर 9 को करने वाले हैं। इस मॉडल पेपर में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, सही या गलत, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इन सभी तरह के प्रश्न आपको इस मॉडल पेपर में मिलेंगे। तो इसीलिए यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, गंध की संवेदना डैश तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। गंध की संवेदना डैश तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे आपको पता चले कि आपका कितना सही हो रहा है और आपकी तैयारी किस प्रकार की है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि गंध की संवेदना किस तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। गंध की संवेदना डैश तंत्रिका द्वारा पहुंचाई जाती है। गंध की संवेदना डैश तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। तो आपका राइट आंसर घ्राण तंत्रिका हो जाएगा। गंध की संवेदना घ्राण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। गंध की संवेदना किस तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। तो आपका राइट आंसर घ्राण तंत्रिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाक के भीतर डैश गुहा में संग्राहक होते हैं जो सभी प्रकार की गंध को प्राप्त करते हैं। नाक के भीतर डैश गुहा में संग्राहक होते हैं जो सभी प्रकार की गंध को प्राप्त करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए आज इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। नाक के भीतर नासिका गुहा में संग्राहक होते हैं जो सभी प्रकार की गंध को प्राप्त करते हैं। नाक के भीतर कौन सी गुहा होते हैं? नासिका गुहा। नाक के भीतर नासिका गुहा में संग्राहक होते हैं जो सभी प्रकार की गंध को प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य संवेद के बारे में आप क्या जानते हैं? लगभग 10 से 20 शब्दों में अपना उत्तर दें। सामान्य संवेद के बारे में आप क्या जानते हैं? लगभग 10 से 20 शब्दों में अपना उत्तर दें। आप सामान्य संवेद के बारे में जो जानते हैं वो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए लिखते रहिएगा तो इससे आपको फ़ायदा होगा, इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। सामान्य संवेद संपूर्ण शरीर में पाए जाते हैं। ए सामान्य संवेद दृष्टि, श्रवण, स्वाद, सूंघने जैसे विशिष्ट संवेदों से भिन्न होते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सामान्य संवेद के बारे में आप क्या जानते हैं? लगभग 10 से 20 शब्दों में अपना उत्तर दे। 10 से 20 शब्दों में उत्तर देना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य संवेद संपूर्ण शरीर में पाए जाते हैं। ये सामान्य संवेद दृष्टि, श्रवण, स्वाद, सूंघने जैसे विशिष्ट संवेदों से भिन्न होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दबाव संवेद जिसे हम लोग प्रेशर सेंस के नाम से भी जानते हैं, दबाव संवेद के बारे में आप क्या जानते हैं? 10 से 20 शब्दों में वर्णन करें। दबाव संवेद के बारे में आप जो जानते हैं उसको 10 से 20 शब्दों में उसको लिखना है, उसको वर्णन करना है 10 से 20 शब्दों में। तो यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके लिए हम आपको कुछ समय भी दे रहे हैं। दबाव संवेद के बारे में आप जो भी जानते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। दबाव संवेद के बारे में आप जो जानते हैं तो उसको 10 से 20 शब्दों में आपको उत्तर देना है। देखिए ये जितने भी प्रश्न हैं ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और ये बहुत ही आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण चिकित्सक 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो आपके लिए। और हाँ, यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। दबाव त्वचा के भीतर की परत में स्थित अधस्तव की ऊतक में दबाव संग्राहकों द्वारा अनुभव किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा था दबाव संवेद के बारे में आप जो जानते हैं उसको 10 से 20 शब्दों में आपको लिखना था। तो उसका आंसर हो जाएगा दबाव त्वचा के भीतर की परत में, दबाव त्वचा के भीतर की परत में स्थित अस्तवक ऊतक में दबाव संग्राहकों द्वारा अनुभव किया जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार, यह आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
जब कभी शरीर के किसी भाग में चोट लगती है तो कौन इसकी सूचना मस्तिष्क को भेजता है? जब कभी भी शरीर के किसी भी भाग में चोट लगती है तो कौन इसकी सूचना मस्तिष्क को भेजता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब कभी शरीर के किसी भाग में चोट लगती है तो कौन इसकी सूचना मस्तिष्क को भेजता है? इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। यह बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। जब कभी शरीर के किसी भाग में चोट लगती है तो कौन इसकी सूचना मस्तिष्क को भेजती है? तो वह दर्द संग्राहक हो जाएगा आपका राइट आंसर। जब कभी भी शरीर के किसी भी भाग में चोट लगती है तो दर्द संग्राहक इसकी सूचना मस्तिष्क को भेजता है। कौन भेजता है सूचना को? दर्द संग्राहक। इसलिए आपका राइट आंसर दर्द संग्राहक हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए एक बार, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश शरीर की सूक्ष्मतम संरचना तथा क्रियाशील इकाई है। डैश शरीर की सूक्ष्मतम संरचना तथा क्रियाशील इकाई है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शरीर की सूक्ष्मतम संरचना तथा क्रियाशील इकाई कौन है? शरीर की सूक्ष्मतम संरचना तथा क्रियाशील इकाई कौन है? उसी क्वेश्चन को मतलब ऐसे पूछ दिया है, डैश खाली स्थान रिक्त स्थानों वाला में शरीर की सूक्ष्म संरचना तथा क्रियाशील इकाई क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे आपको पता चले आपका कितना सही हो रहा है। और लिखते रहिएगा तो आप आंसर को कभी भी भूलिएगा नहीं, वह आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इससे आपको ही फायदा होगा। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम संरचना तथा क्रियाशील इकाई है। शरीर की सूक्ष्मतम संरचना तथा क्रियाशील इकाई कौन है? तो आपका राइट आंसर कोशिका हो जाएगा। कोशिका आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर कोशिका हो जाएगा, क्योंकि कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम संरचना तथा क्रियाशील इकाई है। और कोशिका के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? आपको कमेंट बॉक्स में इसको बतलाना है, यह आपको होमवर्क के तौर पर है। यह क्वेश्चन को हम पिछली वीडियो में भी आपको बतलाए हैं। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, इसको आपको बतलाना है कमेंट बॉक्स में। उम्मीद है कि आप बतला दीजिएगा, यदि नहीं बता पाइएगा तो हम अगले वीडियो में इसे बतलाएंगे। यह बहुत ही आसान प्रश्न है, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव कोशिका किससे निर्मित है? आपको बतलाना है कि मानव कोशिका किससे निर्मित है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। मानव कोशिका जो है वह नाभिका, कोशिका द्रव्य तथा कोशिका झिल्ली से निर्मित है। मानव कोशिका किससे निर्मित है? मानव कोशिका नाभिक, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली से निर्मित है। उम्मीद है कि यह आपको याद हो गया होगा। मानव कोशिका किससे निर्मित है? मानव कोशिका नाभिक, कोशिका द्रव्य तथा कोशिका झिल्ली से निर्मित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखें। प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखें। यह प्रश्न को भी हम आपको पिछली वीडियो में बतलाए थे, परंतु वहाँ पर हम पूछे थे प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, केवल यही पूछे थे प्रतिरक्षा, यही बतलाए थे कि प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, परंतु इसमें आपको नाम भी लिखना है। यदि आपको नाम नहीं भी याद है तो कितने प्रकार के होते हैं हम पिछली वीडियो में आपको बतलाए हैं, तो उसका कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से नाम बताइए कितने प्रकार के होते हैं। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि यह बताया हुआ प्रश्न है। प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखें। यदि आपको नाम नहीं भी याद है तो कितने प्रकार के होते हैं उसको आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए उम्मीद है लिख लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं आंसर को। प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा होते हैं, दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा। प्राकृतिक प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा होता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के, प्राकृतिक प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देखिए हम एक ही प्रश्न को बार बार बोलते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। हम आपको याद कराने के लिए एक ही प्रश्न को बार बार बोलते हैं जिससे कि आपको एकदम हमेशा के लिए याद हो जाए। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास जन्म से ही डैश प्रतिरक्षा होती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास जन्म से ही
डैश प्रतिरक्षा होती है। आपको बतलाना है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जन्म से ही कौन सी प्रतिरक्षा होती है। आपको हम ऑप्शन भी दे दे रहे हैं। देखिए, प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिरक्षा तो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा और एक उपार्जित प्रतिरक्षा। तो क्वेश्चन में पूछा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जन्म से कौन सी प्रतिरक्षा होती है, तो इन 2 ऑप्शन, इन 2 प्रतिरक्षा, इनमें से ही कोई आपका आंसर है। तो जल्दी से अपने आंसर को बदलाइए कि प्राकृतिक प्रतिरक्षा होगा या उपार्जित प्रतिरक्षा होगा। क्वेश्चन में पूछा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जन्म से ही कौन सी प्रतिरक्षा होती है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा या उपार्जित प्रतिरक्षा। तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। देखिए, गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको एक आइडिया लगता रहेगा कि आपका कितना सही हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के पास जन्म से ही कौन सी प्रतिरक्षा होती है? चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास जन्म से ही प्राकृतिक प्रतिरक्षा होती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास जन्म से ही कौन सी प्रतिरक्षा होती है? प्राकृतिक प्रतिरक्षा होती है। इसलिए आपका राइट आंसर प्राकृतिक हो जाएगा सही। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक प्रतिरक्षा क्या है? प्राकृतिक प्रतिरक्षा क्या है? आपको बतलाना है कि प्राकृतिक प्रतिरक्षा किसे कहते हैं या क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए, प्राकृतिक प्रतिरक्षा क्या है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। प्राकृतिक प्रतिरक्षा क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के पास जन्म से ही प्राकृतिक प्रतिरक्षा होती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास जन्म से ही प्राकृतिक प्रतिरक्षा होती है। यह एक प्रकार की ऐसी क्षमता है जो हमें जन्म से अपने माता पिता द्वारा विरासत में मिली है। यह एक प्रकार की साधारण सुरक्षा क्षमता है जो हमें रोगाणुओं के आक्रमण से बचाती है। एक बार फिर से हम इसे देख लेते हैं। प्राकृतिक प्रतिरक्षा क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के पास जन्म से ही एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा होती है। यह एक प्रकार की ऐसी क्षमता है जो हमें जन्म से अपने माता पिता द्वारा विरासत में मिली है। यह एक प्रकार की साधारण सुरक्षा क्षमता है जो हमें रोगाणुओं के आक्रमण से बचाती है। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह लघु उत्तरीय में है। यह लघु उत्तरीय के प्रश्न है, इसलिए आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार खुद से पढ़ लीजिए इसे एक बार खुद से पढ़ लीजिए जिससे आपको याद हो जाए। प्राकृतिक प्रतिरक्षा क्या है, इसे आप पढ़िए एक बार। प्राकृतिक प्रतिरक्षा, उम्मीद है यह पढ़ लिए होंगे, अभी से पढ़ लीजिए एक बार। तो चलिए, उम्मीद है कि आप पढ़ लिए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, प्राकृतिक प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, क्या है। प्रत्येक व्यक्ति के पास जन्म से ही प्राकृतिक प्रतिरक्षा होती है। यह एक प्रकार की ऐसी क्षमता है जो हमें जन्म से अपने माता पिता द्वारा विरासत में मिली है। यह एक प्रकार की साधारण सुरक्षा क्षमता है जो हमें रोगाणुओं के आक्रमण से बचाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त एक तरल संयोजी है। मानव रक्त एक तरल संयोजी है। यहाँ तरल लिखा गया है, यहाँ पर ल होगा यहाँ पर। मानव रक्त एक तरल संयोजी है, संयोजी डैश है। मानव रक्त एक तरल संयोजी डैश है। आपको बतलाना है कि मानव रक्त एक तरल संयोजी क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव रक्त एक तरल संयोजी क्या ऊतक है। देखिए, एक ही प्रश्न को बार बार बोल रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए। आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि एक ही प्रश्न को बार बार बोल रहे हैं, आपके लिए ही बोल रहे हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। मान लीजिए कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया तो ये छूटना नहीं चाहिए। मानव रक्त एक तरल संयोजी डैश है, तो क्या है, ऊतक है आपका राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त के किन्हीं 3 संघटकों का नाम लिखें। रक्त के किन्हीं 3 संघटकों का नाम लिखें। रक्त के किन्हीं 3 संघटक का आपको नाम लिखना है। तो यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सब ग्रामीण चिकित्सक 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण चिकित्सक 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रक्त के किन्हीं 3 संघटकों का नाम आपको बतलाना है। मालूम है यदि आपको तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। रक्त के किन्हीं 3 संघटकों का नाम इस प्रकार है, प्लाज्मा, जल, फाइब्रिनोजन।
प्लाज्मा, जल, फाइब्रिनोजन। रक्त के और सारे संघटक हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा है 3 संगठन का नाम ही पूछा है आपके इस प्रश्न में, तो इसलिए हम 3 संगठन का ही नाम बतला रहे हैं आपको। पहला है प्लाज्मा, दूसरा आप जल लिख सकते हैं, तीसरा है फाइब्रिनोजन लिख सकते हैं। तो चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त क्या है? लगभग 50 शब्दों में अपना उत्तर दें। रक्त क्या है? लगभग 50 शब्दों में अपना उत्तर दें। आपको बतलाना है कि रक्त किसे कहते हैं या रक्त क्या है, रक्त क्या होता है। लगभग आपको 50 से 60 शब्दों में अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में बतलाना है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको जो याद है वही कमेंट बॉक्स में लिखिए। रक्त के बारे में आप जो जानते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम सटीक आंसर ही आपको हो मतलब याद हो। आप रक्त के बारे में जो भी जानते हैं उसको कमेंट बॉक्स में बतलाइए। देखिए लिखिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। रक्त क्या है? लगभग 50 शब्दों में। यह जो प्रश्न है यह दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है, इसके लिए हम आपको कुछ 1 मिनट का समय दे रहे हैं। रक्त क्या है? जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। उम्मीद है कि आप लिख रहे होंगे, जल्दी से लिखिए। रक्त के बारे में जो भी जानते हैं वही लिखिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को अब हम देख लेते हैं। रक्त परिसंचरण संस्थान शरीर का वह परिवहन तंत्र है जिसके द्वारा आहार, ऑक्सीजन, पानी एवं सभी आवश्यक पदार्थ ऊतक कोशिकाओं तक पहुँचते हैं और वहाँ के व्यर्थ पदार्थ ले जाए जाते हैं। इसमें रक्त, हृदय एवं रक्त वाहिनियों का समावेश होता है। मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह एक ऐसा जैविक द्रव है जिस पर प्राणियों का जीवन निर्भर करता है। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ देता है कि प्राणियों का जीवन निर्भर करता है किस पर, तो आपको बतला देना है कि रक्त पर जीवन निर्भर करता है। शरीर के सभी कार्य इसी पर आधारित हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, रक्त क्या है? लगभग आपको 50 शब्द में बतलाना था। तो रक्त परिसंचरण संस्थान शरीर का वह परिवहन तंत्र है। रक्त परिसंचरण संस्थान शरीर का वह परिवहन तंत्र है जिसके द्वारा आहार, ऑक्सीजन, पानी एवं सभी आवश्यक पदार्थ ऊतक कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। देखिए इसको हम आपको समझा देते हैं। यदि आप समझ जाइएगा इसे तो अपनी भाषा में एकदम बहुत ही आसान तरीक़ा से लिख लीजिएगा। देखिए रक्त परिसंचरण संस्थान शरीर का वह परिवहन तंत्र है। रक्त परिसंचरण संस्थान क्या है? रक्त परिसंचरण संस्थान क्या है? एक परिवहन तंत्र है। रक्त परिसंचरण संस्थान क्या है? एक परिवहन तंत्र है जिसके द्वारा, देखिए रक्त परिसंचरण संस्थान के द्वारा क्या होता है? आहार, ऑक्सीजन और पानी सभी आवश्यक पदार्थ ऊतक कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। देखिए आपको मालूम होगा कि जो रक्त परिसंचरण संस्थान है शरीर का वह एक मतलब परिवहन तंत्र है। रक्त परिसंचरण संस्थान शरीर का एक परिवहन तंत्र है जिसके द्वारा आहार मतलब भोजन, आहार, ऑक्सीजन, पानी एवं सभी आवश्यक पदार्थ ऊतक कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। मतलब रक्त के द्वारा ही आहार, ऑक्सीजन, पानी एवं सभी आवश्यक पदार्थ ऊतक तक पहुंचते हैं और वहाँ के व्यर्थ पदार्थ ले जाए जाते हैं। इसमें रक्त, हृदय एवं रक्त वाहिनियों का समावेश होता है। मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव रक्त एक क्या है? मानव रक्त एक क्या है? तो आपको बतला देना है, मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह एक जैविक द्रव भी है। यह एक जैविक द्रव है जिस पर प्राणियों का जीवन निर्भर करता है। जिस पर प्राणियों का जीवन निर्भर करता है। शरीर के सभी कार्य इसी पर आधारित हैं। देखिए जो आप मतलब समझे, जो आप याद मतलब देखें, उसको एक बार आप फिर से लिखिए कमेंट बॉक्स में और देखिए कि अब मतलब पिछली बार आप लिखे थे उसमें और इस बार जो लिख रहे हैं उसमें क्या सुधार है। एक बार देखिए लिखकर, यदि नहीं आप लिख पाइएगा तो एक बार फिर से हम दिखा देंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसे एक बार अच्छे से याद कर सकते हैं। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। रक्त क्या है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह ग्रामीण चिकित्सा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी प्रश्न कराएंगे उन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, रक्त क्या है। लगभग 50 से 60 शब्दों में आप अपने उत्तर को दीजिए। यह जो है यह दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है।
देखिए यदि आपको नहीं याद होगा तो हम फिर से दिखा देते हैं आपको, एक बार स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। रक्त क्या है, लगभग 50 से 60। तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से हम। रक्त परिसंचरण संस्थान शरीर का वह परिवहन तंत्र है जिसके द्वारा आहार, ऑक्सीजन, पानी एवं सभी आवश्यक पदार्थ ऊतक कोशिकाओं तक पहुँचते हैं और वहाँ के व्यर्थ पदार्थ ले जाए जाते हैं। इसमें रक्त, हृदय एवं रक्त वाहिनियों का समावेश होता है। मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह एक ऐसा जैविक द्रव है जिस पर प्राणियों का जीवन निर्भर करता है। शरीर के सभी कार्य इसी पर आधारित है। देखिए यदि आपको नहीं याद हुआ होगा तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपार्जित प्रतिरक्षा को डैश प्रतिरक्षा भी कहते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा को डैश प्रतिरक्षा भी कहते हैं। आपको बतलाना है कि उपार्जित जो प्रतिरक्षा वाले कितने प्रकार के होते हैं। हम पिछले क्वेश्चन में आपको बतलाया है कि प्रतिरक्षा जो है वह 2 प्रकार की होती है। प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो मतलब क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि उपार्जित प्रतिरक्षा कौन कौन होता है। अब तो आपको बतला देना है कि जो प्रतिरक्षा है वह 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा और एक उपार्जित प्रतिरक्षा। एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा और एक उपार्जित प्रतिरक्षा। तो क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है कि उपार्जित प्रतिरक्षा को एक और नाम से जानते हैं, उसे क्या कहते हैं। देखिए उपार्जित प्रतिरक्षा को डैश प्रतिरक्षा भी कहते हैं। मतलब उपार्जित प्रतिरक्षा को एक और नाम से जानते हैं, एक और नाम है उपार्जित प्रतिरक्षा को, वह क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। यदि मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। उपार्जित प्रतिरक्षा को कृत्रिम प्रतिरक्षा भी कहते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं, कृत्रिम प्रतिरक्षा भी कहते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा को कृत्रिम प्रतिरक्षा भी कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर कृत्रिम हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही अथवा गलत का निशान लगाएं। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही अथवा गलत का निशान लगाएं। तो क्वेश्चन है हमारा, जन्म के समय थाइमस ग्रंथि अपेक्षाकृत छोटी होती है। जन्म के समय थाइमस ग्रंथि अपेक्षाकृत छोटी होती है। आपको बतलाना है कि जो जन्म के समय थाइमस ग्रंथि अपेक्षाकृत छोटी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यदि मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। इसमें आपको सही बतलाना है कि यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। यदि यह क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। जन्म के समय थाइमस ग्रंथि अपेक्षाकृत छोटी होती है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। यह गलत लिखा हुआ है। जन्म के समय थाइमस ग्रंथि अपेक्षाकृत छोटी नहीं होती, यह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। यह गलत लिखा हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर गलत हो जाएगा। जन्म के समय थाइमस ग्रंथि अपेक्षाकृत छोटी नहीं होती है, यह गलत लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था जन्म के समय थाइमस ग्रंथि अपेक्षाकृत छोटी होती है, तो यह गलत है, यह गलत है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य टी कोशिकाओं का निर्माण करना है। थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य टी कोशिकाओं का निर्माण करना है। आपको बतलाना है कि यह जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य टी कोशिकाओं का निर्माण करना है। आपको बतलाना है कि जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य टी कोशिकाओं का निर्माण करना है, यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसका कार्य ही क्या है, थाइमस ग्रंथि का कार्य है, मुख्य कार्य है टी कोशिकाओं का निर्माण करना। टी कोशिकाओं का निर्माण करना थाइमस ग्रंथि का कार्य है, मुख्य कार्य है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ देगा कि थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है। थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है, तो वह आपका टी कोशिकाओं का निर्माण करना है, टी कोशिकाओं का निर्माण करना है। परंतु क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है ना थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य टी कोशिकाओं का निर्माण करना है, तो यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिजन प्रोटीन अणु है जिनका उत्पादन शरीर की लसिका कणिकाओं द्वारा किया जाता है। प्रतिजन प्रोटीन अणु है जिनका उत्पादन शरीर की लसिका कणिकाओं द्वारा किया जाता है। आपको बतलाना है कि यह जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। आपको बतलाना है यह जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। प्रतिजन प्रोटीन अणु है जिनका उत्पादन शरीर की लसिका कणिकाओं द्वारा किया जाता है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आपको मालूम है तो। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं।
प्रतिजन प्रोटीन अणु है जिनका उत्पादन शरीर की लसिका कणिकाओं द्वारा किया जाता है। यह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, यह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पलिहा का मुख्य कार्य डैश को छानना है। पलिहा का मुख्य कार्य डैश को छानना है। आपको बतलाना है कि पलिहा का मुख्य कार्य मतलब किसको छानना है। पलिहा का मुख्य कार्य किसको छानना है। पलिहा का मुख्य कार्य डैश को छानना है, आपको बतलाना है। जो प्रश्न है रिक्त स्थान का है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। पलिहा का मुख्य कार्य डैश को छानना है, जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। पलिहा का मुख्य कार्य डैश को छानना है, तो किसे छानना है, रक्त को छानना है, रक्त को छानना है। पलिहा का मुख्य कार्य रक्त को छानना है। पलिहा का मुख्य कार्य रक्त को छानना है। देखिए हम एक ही प्रश्न को बार बार बोल रहे हैं, इसको आप मतलब बोरिंग नहीं समझिएगा। इसको हम इसलिए बोल रहे हैं बार बार क्योंकि इससे आपको याद हो जाएगा, इससे आपको याद हो जाएगा। पलिहा का मुख्य कार्य रक्त को छानना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 कारकों का नाम लिखें जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। 5 कारकों का नाम लिखें जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। आपको 5 कारकों का नाम लिखना है जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए यदि आपको 1-2 भी याद है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। आपको जितना याद है उतना ही अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए आपको लिखने से फ़ायदा बहुत सारा होगा। एक तो भूलिएगा नहीं, लिखने का प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा। 5 कारकों का नाम लिखे जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा था 5 कारकों का नाम लिखे जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यायाम, विश्राम व नींद, हमारी भोजन की आदतें, धूम्रपान, शराब व नशीली पदार्थों का प्रभाव। कौन कौन हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यायाम, विश्राम व नींद, हमारी भोजन की आदतें, धूम्रपान, शराब व नशीली पदार्थों का प्रभाव। देखिए यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यदि इस प्रश्न को आपको यदि यह नहीं याद होगा आपको तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा था 5 कारकों का नाम लिखिए जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए इसके बहुत सारे कारक हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए बहुत सारे कारक हैं, परंतु क्वेश्चन में यहाँ पूछा है 5 कारकों का नाम लिखने के लिए, तो हम यहाँ पर 5 कारक ही बतला रहे हैं आपको, लिखे हैं 5 कारक है। यदि यह आपको नहीं याद हुआ होगा तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यायाम, विश्राम व नींद, हमारी भोजन की आदतें, धूम्रपान, शराब व नशीले पदार्थों का प्रभाव आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यायाम हमारे लिए क्यों आवश्यक है। व्यायाम हमारे लिए क्यों आवश्यक है। यह प्रश्न ग्रामीण चिकित्सक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यायाम हमारे लिए क्यों आवश्यक है, व्यायाम वाले प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि इस प्रश्न का आपको थोड़ा सा भी मतलब आइडिया है, थोड़ा सा भी कुछ इसके बारे में आपको मालूम है, तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। ये जो प्रश्न है यह दीर्घ उत्तरीय का है, यह प्रश्न जो है यह दीर्घ उत्तरीय का है। व्यायाम हमारे लिए क्यों आवश्यक है, जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। व्यायाम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर से वसा कम करने में सहायक होता है। व्यायाम हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शरीर से वसा कम करने में सहायक होता है, बेहतर पाचन तथा श्वसन क्रिया को सुनिश्चित करता है। शरीर में वसा कम करने में सहायक होता है, बेहतर पाचन तथा श्वसन क्रिया को सुनिश्चित करता है, मानसिक सक्रियता में वृद्धि करता है, शारीरिक क्रियाशील को बढ़ाता है, व्यक्ति अधिक कर्मठ महसूस करता है, व्यक्ति अधिक कर्मठ महसूस करता है। देखिए इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। व्यायाम हमारे लिए क्यों आवश्यक है, व्यायाम हमारे लिए क्यों आवश्यक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। व्यायाम हमारे लिए क्यों आवश्यक है। व्यायाम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर से वसा कम करने में सहायक होता है। देखिए व्यायाम हमारे शरीर से वसा को कम करने में सहायक होता है। देखिए इसको यदि आप समझ लीजिएगा तो अपनी भाषा में भी आप इसे लिख सकते हैं। शरीर से वसा कम करने में सहायक होता है। देखिए यदि हम व्यायाम करते हैं तो वसा कम होता है कि ना, मोटापा कम होता है या नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि अधिक मोटा है तो वह यदि व्यायाम करेगा तो वह पतला हो जाएगा, उसका वसा जो है वह कम हो जाएगा। तो शरीर से वसा कम करने में सहायक होता है, बेहतर पाचन तथा श्वसन क्रिया को सुनिश्चित करता है। देखिए यदि हम व्यायाम करते हैं तो पाचन जो है
पाचन तथा श्वसन क्रिया सुनिश्चित होता है, बहुत ही मतलब अच्छे से होता है। बेहतर पाचन तथा श्वसन क्रिया को सुनिश्चित करता है। बेहतर पाचन तथा श्वसन क्रिया को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, यदि आपको यह नहीं याद हुआ होगा तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। व्यायाम महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर से वसा कम करने में सहायक होता है। बेहतर पाचन तथा श्वसन क्रिया को सुनिश्चित करता है। मानसिक सक्रियता में वृद्धि करता है। देखिए, यदि आप व्यायाम करिएगा तो आपका मानसिक जो सक्रियता है वह वृद्धि करेगा। मानसिक सक्रियता में वृद्धि करता है कौन? व्यायाम करता है। मानसिक सक्रियता में वृद्धि करता है व्यायाम। शारीरिक क्रियाशील को बढ़ाता है। देखिए, व्यायाम कीजिएगा तो शारीरिक क्रियाशील तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। शारीरिक क्रियाशील को बढ़ाता है व्यायाम। व्यक्ति अधिक कर्मठ महसूस करता है। यदि आप व्यायाम कीजिएगा तो आप अधिक कर्मठ महसूस कीजिएगा, इसलिए व्यायाम हमारे लिए आवश्यक है। देखिए, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं यदि आपको नहीं याद हुआ होगा तो। व्यायाम हमारे लिए क्यों आवश्यक है? व्यायाम महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर में वसा कम करने में सहायक होता है। बेहतर पाचन तथा श्वसन क्रिया को सुनिश्चित करता है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। मानसिक सक्रियता में वृद्धि करता है। शारीरिक क्रियाशील को बढ़ाता है। व्यक्ति अधिक कर्मठ महसूस करता है। तो यही आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के घंटी को भी आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और देखिए, यदि आप मॉडल पेपर 8 या मॉडल पेपर जो था या मॉडल पेपर 9 था, मॉडल पेपर या 9 था, यदि अभी तक आप मॉडल पेपर 8, मॉडल पेपर 7, मॉडल पेपर 6, मॉडल पेपर 5, मॉडल पेपर 4, मॉडल पेपर 3 और मॉडल पेपर 2 और मॉडल पेपर 1 नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। लिंक उन सभी वीडियो का, मॉडल पेपर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी मौजूद है। आप सर्च में भी मारिए, यूट्यूब पर सर्च भी कीजिएगा टेक्निकल नॉलेज ऑफिसर। हम लिख देते हैं यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज ऑफिसर आप लिखिएगा तो हमारे ग्रामीण चिकित्सक के बहुत सारे वीडियो डाली हुई है, बहुत सारी तैयारी कराई गई है ग्रामीण चिकित्सक के। पहले हम 9 मॉडल पेपर भी बनाया गया है और उसके पहले मतलब तैयारी वाला वीडियो भी है। तो यदि आप नहीं मतलब देखे हैं तो इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं। देखिए, सभी वीडियो को आप देख लीजिए, बहुत ही आपको हेल्प करेगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मॉडल पेपर 10 में मिलते हैं हम।